नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो रहेंगे उत्तराखंड के। बाकी हिंदी जीके सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा। तो आज आपका जो प्रश्न है वह है दोस्तों, ये जो राज्य में जो मापतौल प्रणाली है वहाँ से प्रश्न है। क्या पता पटवारी या किसी एग्जाम में बन सकता है आने वाले एग्जाम में। जैसे एक मुट्ठी बराबर पिछली बार आया था एग्जाम में 65.5 ग्राम होता है एक मुट्ठी बराबर, और 8 मुट्ठी का होता है एक शेर। और आपको बताना है एक शेर में कितने ग्राम होते हैं, ये आज आपको बताना है। पिछली बार पटवारी में बना था एक नाली बराबर कितना होता है करके, जैसे 200 वर्ग मीटर। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। तो आप बताएगा कि एक शेर बराबर कितना होता है, कितना ग्राम होता है, वो आज आपको बताना है। तो ये बताएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, आने की पूरी संभावना है कि एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो शुरुआत होगी हिंदी से, और हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से पहचाननी है। बाकी अगर कोई और संज्ञा दिखती है तब आपको सीधे ऑप्शन वहाँ पर काटना होगा। तो वकील दिख गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। वकीलों की क्या है, पूरी की पूरी एक जाति है, तो वकील सारे वकील आ गए ना इसमें। तो बुढ़ापा दिख गया होगा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। और बाकी कामैनी तो ठीक है। ये मिठास, तो मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सूत्र हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। रामचरितमानस तुलसीदास की है, अवधी भाषा में लिखी है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इस तरह से किसी न किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, तो वो आपको पहचाननी रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, सजातीय, विधि या फिर पूर्वकालिक। तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधि। जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो विदुर का आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है। विदुरी, विदुरनी, विदुराइन या फिर विधवा। तो इसका सूत्र हो जाएगा विदुर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा। तो ऑप्शन नंबर सी, आप ये विधवा आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। पूछा हुआ प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें कौन सा काल होगा ये आपको बताना है। सामान्य, संभाव्य या फिर सामान्य भूत या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्तमान काल होगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो अभी कर ही रहे हैं, तो वर्तमान की बात चली तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। अच्छा, इसमें से एक शुद्ध नहीं है और बाकी 3 शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा। तो आपको ये पहचानना है, और ये आपने पहचान लिया तो आने वाले एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये वाक्य शुद्ध हो या ना हो, लेकिन ये बात जबरदस्त है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा होगा। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। ये भी गजब बात कही है। अगला है, स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। ये भी बात तो सही है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पर, देखिए शुद्ध नहीं है यानी कि एक अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कई बार हम किसी चीज से प्रेरित होकर विशेष कार्य, कोई ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ये हो जाएगा, इसका यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा अशुद्ध। अगला है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। जल्दी से बताना है, अलंकार है, अलंकार आपको पढ़ने होंगे। दीप, मन, सा या फिर जल चुका। तो इसका जो हो जाएगा सा। तो वाचक शब्द जैसे जहाँ पर आ जाए सा, सम, सरिस, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार है उपमा
अलंकार। तो ये भी याद रखना है। तो सा हो जाएगा इसमें। अगर दीप सामन जल चुका कौन सा अलंकार है, तो सा सी से निवाचक शब्द पहचानिए, और उपमा अलंकार हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बाईं ओर ये होता है, दायां ओर होता है बीडी। इस तरह से याद रखें। जो रीजनिंग बनाते होंगे उनके लिए आसान होता है, बायां दायां बीडी इस तरह से। और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, तो बाईं ओर यही हुआ, तो संबोधन भी यही करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र संख्या के ऊपर तिथि तो नहीं, पत्र संख्या के नीचे होती है तिथि। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों इसमें से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। इसमें सिर्फ जनपद पूछे हुए हैं और इतना ये टफ भी नहीं है, सिर्फ इसमें जनपद पूछी परियोजनाएं। बाकी किस नदी पर है, कितने मेगावाट की है, तो वहाँ पर मेगावाट, फिर वहाँ पर वाट भी लगती है। तो इनमें से ये बताना है, लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली उत्तरकाशी, सप्तेश्वर पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुप्रयाग। यहाँ पर होना चाहिए था चमोली, और चमोली और कितने मेगावाट की है, तो 650 मेगावाट की, और अलकनंदा नदी पर है। तो सप्तेश्वर पिथौरागढ़ याद रखिएगा, मनेरी भाली उत्तरकाशी है, लोहारी नागपाला उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग ये चमोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के वर्ष के संदर्भ में गलत है। तो जल्दी से आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, नैनीताल। तो ये गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय 1960 बिल्कुल सही है। और ये जो गोविंद वल्लभ नाम जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1972 में। और गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में, ये भी सही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 1973, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर भी होना चाहिए था 1973 HNB में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। इको टास्क फोर्स पूर्व सैनिक से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008-2009। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई। तो आपने पढ़ा होगा कि लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में। 1 नंबर ये भी बन गया। बाकी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1988, 89, 90, 91। तो क्रम वाइज है ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। अगला प्रश्न है, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के समय अंतरिम सरकार द्वारा उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई। तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर साफ साफ सही उत्तर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल 2001। बाकी 2001 को भी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, और 2015 को भी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। पहली वाली पर्यटन नीति 2001 में, और नई पर्यटन नीति फिर सितंबर 2018 में। तो ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी ठीक ठाक लेवल का प्रश्न है। देहरादून झंडा दरबार का निर्माण किस शैली में किया गया। मुगल शैली, कत्यूरी, शंकुधारी, या फिर केदारनाथ शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून झंडा जो दरबार है इसका निर्माण किया गया था किस शैली में, मुगल शैली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। निर्माण हुआ था 1717 में, और गुरु राम राय की पत्नी जो पंजाब कौर है उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी। तो बाकी ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून को किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ, ये आपको बताना है। अब बाकी दोस्तों ये जो लोग नए होंगे वही यहाँ पर ऐसी हवाबाजी करेंगे, या 1540, 1541, क्योंकि बहुत पहले का ऑप्शन है। बाकी 1640, 1641 तो इनमें से ही है। बाकी 1636 होता तो थोड़ी कई लोग कर सकते थे। इसका उत्तर हो जाएगा 1640 में। पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ था 1640 में। बाकी संरक्षिका इनकी मम्मी माताश्री कर्णावती संरक्षिका थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी पृथ्वीपति शाह के समय जो सुलेमान सिको था शरण ली थी पृथ्वीपति शाह के समय। अगला प्रश्न है, 1802 में लॉर्ड वेलेजली ने किसको कुमाऊं की जलवायु
जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था? लॉर्ड मायरा, मूरक्राफ्ट, गॉट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गॉट को भेजा था 1802 में लॉर्ड वेलेजली ने कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है? तो झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकीमिक्लोवा फेमेटेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑर्थर कॉटन, लेफ्टिनेंट बनेल, कर्नल बर्ड स्मिथ या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर ऑर्थर कॉटन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यूकेपीएससी में भी आ सकता है। जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम होने, इतने सारे एग्जाम है, आरओ, एआरओ है, बाकी अपर पीसीए, लोअर पीसीए सब आई हुई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्थर कॉटन। अगला है, सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है, और आप बताइएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो भारत आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं स्वामीनाथन, वंदना शर्मा या फिर डीसीजी पांडे या फिर अनिल अग्रवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये वंदना शर्मा की है, डॉक्टर वंदना शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका या राज्य के नीति तत्व या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि दोनों हैं, अगर यहाँ पर रहता है कि अंबेडकर के अनुसार, तब यहाँ पर करना रहता उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो 32 है, तो इसको कहा था। तो यहाँ पर अंबेडकर के अनुसार तो है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देशिका को। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी आयोग ने भी इसे उत्तर दिया था उद्देशिका को, क्योंकि यहाँ पर अंबेडकर के अनुसार पूछा होगा तब करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका इसका सही है। अगला है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? उत्तराखंड में कितने हैं? बाकी उत्तराखंड में कौन क्या मंत्री है दोस्तों, जैसे इस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो आ जाएगी। तो 10, 12, 13, 14, तो कहीं भी होए। तो हमारे राज्य में भी कितने हैं? तो ये होता है, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। तो 12 होते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मुख्यमंत्री सहित, ये इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सहित। तो 11 से और होंगे, फिर एक मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री सहित। अगला, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? जल को, स्त्रियों को, गाय को या भूमि को? तो हो जाएगा गाय को। तो गाय को न मारने वाला पशु अघन्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी बिल्कुल नहीं होगा। इसका सूत्र हो जाएगा खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के, ये बात चल रही है, के दौरान उनके साथ था का नाम था? जो अमेरिकी पत्रकार आपको बताने हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुई फिशर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, लुई फिशर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना शुरू की गई? 2010, 11, 12, 14। तो जल्दी से आपको बताना है, स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2010 में। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसे मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, बाड़े छिना के पास दलबैंड पर स्थित है। ये है बिल्कुल आसान प्रश्न है, अल्मोड़ा में। तो 1968 में MP जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा ये खोजा गया था 1968 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, देवकीनंदन पांडे, बद्रीदत्त पांडे या फिर जिम कार्बेट। तो आपको लग रहा होगा कि जो लोग नए हैं, रस्किन बॉन्ड या फिर जिम कार्बेट, क्योंकि इंग्लिश में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन पांडे, और देवकीनंदन पांडे को कहा जाता है कुमाऊं का गांधी, कुमाऊं का गांधी। तो याद रखेगा। तो इसका उत्तर हो जाए देवकीनंदन पांडे, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव, ये जो पुस्तक है देवकीनंदन पांडे की है। अगला है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो मोनाल दोस्तों परीक्षा वाणी में जो बिल्कुल पहले में ही है चैप्टर, बाकी 10 घंटे की मैराथन मैंने दी हुई है, और अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप लिस्ट पर आसानी से देख सकते हैं।
तो मोनाल की जो ऊंचाई है दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा 8,000 से 20,000 फीट। अगर मीटर में आपने पढ़ा होगा बुक में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी, हमारा तो राज्य पक्षी है, पर नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आता ही है, तो लोपोपोरस इम्पीजेनस। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। अब याद रखिएगा चमोली है, और हालांकि आयोग उत्तरकाशी दे चुका है, पर अब आपको चमोली करना है। चमोली है, इसका क्षेत्रफल बताना है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई टक्कर भी ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक ठाक। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 830 वर्ग किलोमीटर। फिर ये 80-16 आ जाता है अपना उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ अपना 70-90। अगला है, साहित्यिक, समाज और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को करने हेतु श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में की गई। तो बाकी आप इतना लंबा चौड़ा याद नहीं भी रखेंगे, तो ये श्री राम सेवक सभा कहाँ, नैनीताल में, और कब, तो ये 1918 में, बस इतना याद रख लीजिएगा। बाकी ये ऑप्शन भी आपको कुछ याद नहीं रखने, और बाकी ये लंबा चौड़ा भी याद नहीं रखना है। बाकी इतना याद रखना है, श्री राम सेवक सभा नैनीताल में 1918 में की गई थी, तो याद रखेगा, एग्जाम में यही आएगा, बाकी आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज का हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न कैसे लगे चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।